हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर हीटर्स। सुपर हीटर्स जिस प्लांट में भी आप जाइए, जिस प्लांट में आप वर्क कर रहे हैं, किसी नए प्लांट में जाइए, आपको एक नया सुपर हीटर मिल जाता है। हर प्लांट में आपको अलग अलग तरीके के सुपर हीटर मिलते हैं, फंक्शन सेम है हर प्लांट में, लेकिन एक नया तरीके का और एक नए नॉमिनल तरीके के साथ सुपर हीटर आपको सुनने को मिल ही जाता है कि हाँ मेरे यहाँ 2 सुपर हीटर्स हैं, मेरे यहाँ 3 हैं, मेरे यहाँ 4 सुपर हीटर हैं, किसी के यहाँ 5 सुपर हीटर्स हैं। वेरियस टाइप ऑफ सुपर हीटर्स होते हैं। काम तो सबका एक ही है, सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में चेंज करना। ठीक है, हमने क्या किया कि हाँ डिग्री ऑफ सुपर हीट यानी कि सैचुरेटेड स्टीम है हमारा, उसमें डिग्री ऑफ सुपर हीट ऐड कर दिया और उसकी इंथैल्पी बढ़ा दी, तो वो क्या सुपर हीटेड स्टीम। हमारा फंक्शन भी सेम है सुपर हीटेड स्टीम का, उसके बाद का हमको टरबाइन में जाके उससे वर्क डन लेना है। लेकिन सुपर हीटर्स का काम, उनके वेराइटीज, उनके ड्रॉबैक्स, उनके बेनिफिट्स सब क्या होते हैं, कितने तरीके से होते हैं और सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। हर सुपर हीटर्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है और उसका ड्रॉबैक भी है। ठीक है, तो आपसे हर चीज के बारे में जब पूछा जाता है कभी भी किसी सुपर हीटर के बारे में, तो उसके इंपॉर्टेंस, उसके ड्रॉबैक, उसके वेराइटीज, उसके स्पेसिफिकेशंस और एरिया, बहुत सारी चीजें हैं जो काफी कुछ अपने अंदर आप बोल सकते हैं कि हाँ काफी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रखते हैं। और इन सभी चीजों को ध्यान में रख के डिजाइनर्स जो होते हैं हमारे बॉयलर डिजाइनर सुपर हीटर्स की कॉइल्स को डिजाइन करते हैं, उसकी सरफेस एरिया को डिजाइन करते हैं, सुपर हीटर्स किस किस टाइप के रहेंगे, हमारे बॉयलर फर्नेस के अंदर कौन कौन से सुपर हीटर्स रहेंगे और हमें कैसे कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ये सब पैरामीटर्स को क्या क्या ध्यान में रख के वो लोग डिजाइन करते हैं और किन किन चीजों को पॉइंट को हमको रिमाइंड करना है और इनके बेनिफिट्स को हमको कोरिलेट करके आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सुपर हीटर का चैप्टर। सबसे पहले सुपर हीटर्स आता है हमको, अगर हम बात करें तो हमको दिख जाता है कि आजकल वर्टिकल सुपर हीटर्स बहुत सारी जगह मिल जाएगा आपको देखने के लिए, कहाँ वर्टिकल सुपर हीटर्स, लेकिन कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर्स भी आपको मिलते हैं। तो पहला स्पेसिफिकेशन और डिफरेंस की हम बात करें तो वर्टिकल सुपर हीटर और हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर। ठीक है, वर्टिकल सुपर हीटर सिंपल सा उसको पेंडेंट टाइप भी बोलते हैं। पेंडेंट आपको नाम सुना हुआ लगेगा, घर में भी यूज होता है, लोग लड़कियां जो कान में पहनती है उसको भी पेंडेंट बोलते हैं। तो लटकन जिसको बोलते हैं कि लटकता हुआ है, वर्टिकली लटक रहा है, इसलिए उसको पेंडेंट टाइप सुपर हीटर बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो हम बात करते हैं क्या इसकी सरफेस एरिया कम होती है। हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर्स हॉरिजॉन्टली होते हैं, उनकी सरफेस एरिया ज्यादा होती है। उसकी अगर हम बात करें कि हुक्स की बात करें, हैंगर्स की बात करें, तो नंबर ऑफ हैंगर, क्योंकि एरिया बड़ा होने से क्या होता है हैंगर्स, नंबर ऑफ हैंगर ज्यादा उसको लगते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए। जबकि वर्टिकल सुपर हीटर्स में हैंगर्स की संख्या कम हो जाती है, सरफेस एरिया जो होता है वो इसका वर्टिकल का कम होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो ये तो बेनिफिट हुआ। और क्या बेनिफिट्स है अगर हम बात करें तो इसके बीच में जो हीट फ्लो होता है और जो स्लैग डिपोजिशन या फिर हम बोले कि यहाँ एस डिपोजिशन, वो वर्टिकल सुपर हीटर्स में कम होता है जबकि हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर्स में ज्यादा होता है। हम ये देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू है, अगर हम टॉप व्यू देखें तो आपको दिखेगा कि हाँ सेम इस डिजाइन में आप बंच ऑफ ट्यूब्स हैं पीछे भी, तो अगर आप टॉप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को कंबाइन करके देखेंगे तो उसके बीच में एस डिपोजिशन के लिए काफी कुछ एरिया कवर हो जाता है, जिसमें कि एस डिपोजिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वर्टिकल सुपर हीटर्स। लेकिन वर्टिकल सुपर हीटर में क्या होता है एस डिपोजिशन कम होते हैं। क्यों? उसका एक और रीजन होता है क्या कि अगर इसमें हैंगर्स कम होने की वजह से इसमें शॉक भी ज्यादा जनरेट होता है और थोड़ा वाइब्रेशन कंपेरेटिवली हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा होता है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो सेल्फ एस रिमूव भी करता रहता है। तो एक इसका बेनिफिट ये भी रहता है। ठीक है, ये तो हो गए बेनिफिट की बात। तो फिर हम हर जगह लगा दें वर्टिकल सुपर हीटर, हॉरिजॉन्टल की जरूरत क्या है। लेकिन वर्टिकल सुपर हीटर और हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर में हॉरिजॉन्टल का एक बेनिफिट है, एक फायदा है, हम सब इससे अवेयर भी हैं, फिर भी इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी क्या होता है, हमने बॉयलर को, अगर मान लिया हमारा बॉयलर शटडाउन ले रहे हैं, बॉयलर बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी स्टीम है हम वेंट तो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टीम जो है हमारा रह जाता है कॉइल्स में, और वो क्या होता है एज अ कंडेंसेट इसमें जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो हो, इसकी हम बात करें तो वर्टिकल सुपर हीटर्स में कोई ड्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर्स कंप्लीटली ड्रेन हो सकते हैं, इसलिए इसको ड्रेनेबल सुपर हीटर भी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा इनका नाम ड्रेनेबल और नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर भी होता है। अभी ड्रेनेबल हो गया तो इसके अंदर कंडेंसेट जमा नहीं होगा, तो उसका फायदा क्या होगा,
जब हम लाइट अप करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर तो कंडेंसेट जमा हो गया। अगर हम बात करें कि इस एरिया में मान लीजिए यहां तक कंडेंसेट जमा हो गया, इधर कंडेंसेट जमा हो गया और इधर ये खाली एरिया है, यहां पर अगर हमारा फ्लूगस का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा कि इस फ्लूगस में हमको पता है कि स्टीम या वाटर जो भी हमारा ट्यूब्स के अंदर एज अ केवल हीट गेनर ही काम नहीं करता है, वो एज अ कूलेंट भी काम करता है। तो अभी यहाँ कूलेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया में स्टार्वेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टार्वेशन से क्या क्या होता है, स्टार्वेशन भी क्या है वर्ड, और इसमें एक हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग, लॉन्ग टर्म ओवर हीटिंग, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सुपरहीटर्स के बाद बहुत सारे हमें टॉपिक्स है सुपरहीटर्स के, हम इंडिविजुअली सुपरहीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसके स्टार्वेशन के जो इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कंडेंसेट बड़ा भरा हुआ है, जब तक ये कंडेंसेट इवापोरेट नहीं होगा तब तक क्या होगा, यहाँ पर स्टार्वेशन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ ये ट्यूब खाली है और आगे के जो भी ट्यूब्स हैं, आगे के जो भी सुपरहीटर्स हैं, वहां पर हमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है प्रॉपर और उसमें फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ड्रेनेबल टाइप सुपरहीटर में क्या होता है कि सारे कंडेंसेट निकल गए तो जो भी स्टीम होगा वो फुल फ्लैश फ्लो होगा और हमारा स्मूथली कूलेंट की तरह जो आगे के ट्यूब्स हैं, सुपरहीटर के कॉइल्स हैं, वो प्रॉपर कूल हो जाते हैं। तो ये तो इसके हुए कि हाँ हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सुपरहीटर के फायदा। उसके अलावा क्या होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे, हमें सबको पता है कि हाँ एक रेडिएंट, प्लेटिन और कन्वेक्टिव सुपरहीटर्स होता है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं कि जो इसके ट्यूब्स हैं उनका अरेंजमेंट्स, ट्यूब्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से इंपैक्ट करता है हमारे फर्नेस के हीट ट्रांसफर को या फिर हमारे सुपरहीटर्स को, वो कैसे इंपैक्ट करता है। पहला अरेंजमेंट होता है कि अगर हम बात करते हैं कि एक जो ट्यूब है उसके सेंटर से दूसरे ट्यूब के सेंटर की बीच की दूरी जो होती है उसको हम पिच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रंट ट्यूब या फिर जो भी ट्यूब है उसके पीछे का जो ट्यूब है उसकी पिच सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट्स पे है, यानी कि इसकी पिच और इसकी पिच सेम पैरेलल है, यानी कि एक दूसरे के पीछे है, एग्जैक्टली पीछे हैं, उनको बोलते हैं इनलाइन सुपरहीटर, ठीक है। यानी कि इस पिच के अलावा इसकी इस पिच के पीछे क्या है, इसका पिच है, इस सेम पिच, यानी कि सबकी पिच एक ही लाइन में है, तो क्या बोलते हैं उसको, इनलाइन सुपरहीटर। लेकिन अगर वो पिच डिफरेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें कि इस सुपरहीटर का पिच देखिए, इसका पिच यहां है, जबकि अगर हम बात करें ऊपर वाले सुपरहीटर का पिच वो यहां है, तो ये देख रहे हैं आप P1 और P2, तो P1 और P2 इन लाइन नहीं है, लाइन में नहीं है, ठीक है। ये लाइन में थे लेकिन ये लाइन में नहीं है, तो ये इसको बोलते हैं स्टैगर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये होता है, इसमें इसके भी फायदे हैं, इसके भी फायदे और नुकसान हैं, ठीक है। तो हम पहले फायदे के बारे में पढ़ेंगे, नो डाउट। तो इनलाइन का जो फायदा होता है वो ये होता है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा, आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लूगस है आराम से पास हो जाएगा इनके बीच में से। तो क्या होता है इसके अंदर फायदा, क्या होता है इनलाइन का, कि हमें आराम से पास होने की वजह से इसमें क्या ड्राफ्ट लॉसेस कम हो जाता है, यानी कि लोडिंग, जो आईडी फैन के ऊपर लोडिंग होती है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होगा पाथ, इस गैप से जो फ्लूगस निकलेगा उसके सामने एक और ट्यूब्स है, तो फिर वहां से वो डाइवर्ट होगा अपने पास से, उससे रिस्ट्रिक्ट होगा, उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अलग से एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होगा, तो यहाँ पे ड्राफ्ट लॉसेस, यानी कि आईडी फैन के ऊपर लोडिंग, आईडी फैन का एम्पियर, यानी कि हमारा जो है फुल जो एम्पियर बढ़ेगा आईडी फैन के ऊपर, वो हमारे प्लांट एफिशिएंसी यानी कि ऑक्सिलरी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फायदा भाई इनलाइन वाले का। स्टैगर्ड वाले का फायदा क्या है, स्टैगर्ड वाले में क्या होता है कि इसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। अभी क्या हो गया, यहां से जो फ्लूगस गई वो इसको कवर की, उसका हीट इस ट्यूब ने कवर किया, फिर यहां से जो निकला उसको, उसका हीट उसके पीछे वाले ने कवर किया, तो जो कंपैरेटिवली हीट गेन होता है वो स्टैगर्ड में ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमको 50 से लेकर के 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हीट गेन करना है, तो सरफेस एरिया स्टैगर्ड का कम होगा एज कंपेयर टू इनलाइन का,
यानी कि इनलाइन जो है उसमें ड्राफ्ट तो कम लॉस होगा, आईडी फैन के ऊपर लोडिंग कम पड़ेगा, लेकिन जो उसका सरफेस एरिया है इस सेम टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर को गेन करने के लिए इनलाइन का सरफेस एरिया, हीटिंग सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जबकि स्टैगर्ड वाले का सरफेस एरिया कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसके फायदे। और इसका फायदा हमने जैसे मैंने बताया कि हमारा लोडिंग जो है आईडी फैन के ऊपर वो इनलाइन वाले में कम होता है और स्टैगर्ड वाले में ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जब हम प्लांट में जाते हैं तो हमको बहुत सारे सुपर हीटर्स के नाम दिख जाते हैं, सीलिंग सुपर हीटर, एलटी सुपर हीटर, एसटी सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर, सेकेंडरी सुपर हीटर, रेडिएंट, प्लेटेन, कन्वेक्टिव, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जो सुपर हीटर्स हैं हर प्लांट में आपको नए नाम से मिल जाते हैं। तो एचटी सुपर हीटर और एलटी सुपर हीटर, ये हमको नाम से भी समझ में आ रहा है कि हाई टेम्परेचर जोन में जो सुपर हीटर है उसको एचटी सुपर हीटर बोलेंगे, और लो टेम्परेचर जोन में जो उसको हम एलटी सुपर हीटर बोलेंगे। लो टेम्परेचर जोन मतलब जहां अभी यहां पे तो हमारा बॉयलर फायरिंग हो रहा है, ठीक है, अभी यहां फायरिंग हो रहा है तो सीधा बात है कि यहां पर हाई टेम्परेचर एरिया है, हीट इवॉल्व हो रहा है। लेकिन जब ये हीट गेन होते हुए आगे बढ़ेगा तो इधर जो एरिया है यानी कि हमारा इकोनोमाइजर के पहले, जो इकोनोमाइजर के पहले अगर कोई सुपर हीटर है तो वो लो टेम्परेचर वाला होगा, सीधा बात है, तो उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर सुपर हीटर। यानी कि जो इकोनोमाइजर से पहले सुपर हीटर होगा उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर सुपर हीटर या फिर एलटी सुपर हीटर। लेकिन जो हमारा फर्नेस एरिया में सुपर हीटर है उसको हम बोलते हैं एचटी सुपर हीटर, या फिर अगर हम बात करें दूसरी बात में तो रेडिएंट सुपर हीटर को भी हम एचटी सुपर हीटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएंट जो हीट होता है वो काफी ज्यादा होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन में कि रेडिएशन क्या करता है, रेडिएटिव हीट जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4। यानी कि जो फर्नेस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में उसका पावर 4 है। तो आप समझ सकते हैं कि रेडिएटिव हीट कितना ज्यादा इवॉल्व होता है। तो हमारा जो एचटी सुपर हीटर हम बात करते हैं तो हमारा रेडिएंट सुपर हीटर को भी हम एचटी सुपर हीटर बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी ये सुपर हीटर जो होते हैं ये डिजाइनर डिसाइड करते हैं। जो बॉयलर डिजाइनर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, क्योंकि हमारे पास बॉयलर ड्रम से निकलने के बाद स्टीम जो होता है और हमको जो टरबाइन में भेजना है उसके बीच में टेम्परेचर रेंज होता है और हमें एरिया और मटेरियल की लिमिटेशंस होती हैं। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना सुपर हीटर, कौन सा सुपर हीटर प्राइमरी रखना है, कौन सा सेकेंडरी रखना है, किसका एरिया कितना रखना है और किसका कम रखना है। ठीक है, तो कम ज्यादा जो भी चीज है ये हमारे बॉयलर डिजाइन के हिसाब से अलग अलग जगह पे वेरी करता रहता है। आपको कहीं पे रेडिएंट सुपर हीटर प्राइमरी मिलेगा तो कहीं पर कन्वेक्टिव सुपर हीटर प्राइमरी मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी भाई हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो इसलिए हमको प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे, रेडिएंट क्या होता है, प्लेटन क्या होता है और कन्वेक्टिव सुपर हीटर क्या होता है। तो रेडिएंट सुपर हीटर जैसा कि हम सबको पता है कि अगर हम जाते हैं तो जिस सुपर हीटर से फ्लेम डायरेक्ट दिखता है अगर हम बात करें, या फिर अगर हम फ्लेम के पास खड़े होकर मुंडी ऊपर करते हैं और जो सुपर हीटर हमको दिख जाता है वो है रेडिएंट सुपर हीटर। यानी कि जिसमें हीट ट्रांसफर रेडिएशन के द्वारा होता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर नहीं होता है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कब होगा, जब फ्लूइड के द्वारा कांटेक्ट में आएगा। तो फ्लूइड के द्वारा कांटेक्ट में ना आए, केवल रेडिएशन के द्वारा कांटेक्ट में आए, उसको हम बोलते हैं रेडिएंट सुपर हीटर। ठीक है, तो ये सुपर हीटर जो होता है ये कहीं भी हो सकता है, या तो अगर उसका सरफेस एरिया कम है तो हम उसको ड्रम के पास यानी कि हैंगिंग टाइप लगा देते हैं। लेकिन अगर रेडिएंट टाइप सुपर हीटर का एरिया ज्यादा है तो उसको हम क्या करते हैं, वाटर वॉल्स के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत जगह आपको फ्रंट वाटर वॉल पे भी सुपर हीटर हैंगिंग टाइप मिल जाएंगे, नहीं तो कई जगह आपको ऊपर हैंगिंग टाइप में मिलेंगे। तो डिपेंड करता है, अगर उसका सरफेस एरिया कम है तो ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं जहां पर, क्योंकि फ्लू गैस क्या होगा, यहाँ से बर्न होगा और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमारा सीएफपीसी भी है तो अगर बगल से निकल जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई सुपर हीटर्स कहां से निकलना है। लेकिन अगर हमारा ढेर सारा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया है उसका रेडिएंट का, तो फिर इस जोन में लगा देते हैं ताकि उसका एरिया प्रॉपरली फ्रंट वॉल पे, जो फ्रंट वाटर वॉल है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडिएंट सुपर हीटर जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4 होता है, यानी कि इसके अंदर हीट लिबरेशन ज्यादा होता है, हीट एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेडिएंट है। अभी दूसरा आता है कन्वेक्टिव सुपर हीटर, यानी कि जहां पे रेडिएशन हीट जो होता है वो ना के बराबर हो, नहीं हो,
केवल कन्वेक्टिव फ्लूइड जब हमारा मेटल से कांटेक्ट होगा और फिर उस मेटल से हमारा वाटर हीट है, तो हमारा प्राइमरी फ्लूइड कौन सा है, फ्लू गैस है, और सेकेंडरी फ्लूइड जो इसके अंदर स्टीम फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सुपर हीटर्स होते हैं ये हमारा एकदम आप बोल सकते हैं कि हाँ लगभग सेकेंड पास, फर्स्ट पास और सेकेंड पास, यानी सेकेंड पास में होते हैं। आप इन सुपर हीटर्स को फर्नेस के फर्स्ट पास में खड़े होकर के नहीं देख सकते हो, आपको सेकेंड पास में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे कन्वेक्टिव सुपर हीटर। इन दोनों के बीच में कहीं कहीं ये दोनों ही केवल होते हैं और कहीं कहीं लेटेंट टाइप सुपर हीटर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये दोनों टाइप के होते हैं, यानी कि इसके अंदर रेडिएटिव हीट भी ट्रांसफर होता है और कन्वेक्टिव हीट भी ट्रांसफर होता है। तो अगर हम बात करें कि ये तो फिर तो ज्यादा एफिशिएंट है, नाम से समझ में आ रहा है भाई, अगर दोनों हीट ऐड होगा तो सीधा बात है कि इसकी एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों टाइप की हीट गेन करता है। तो आपको बता दें कि इसको थर्मल एफिशिएंसी इन दोनों के सुपर हीटर्स के लगभग 50% तक होती है। जितना सुपर हीटर का हीट गेन होता है उसका 50% अकेले लेटेंट टाइप सुपर हीटर का होता है। नाम से भी पता चल रहा है आपको, प्लेट है इसलिए इसको प्लेट टाइप में बोलते हैं, एकदम प्लेट शेप में रहते हैं। आपको रियल टाइप इमेज भी अटैच किया हुआ है, आपको मिलेगा। तो प्लेटेंट सुपर हीटर्स जो होते हैं दोनों टाइप की हीट गेन करते हैं, रेडिएटिव हीट भी ऐड करता है और कन्वेक्टिव हीट भी ऐड करता है। तो ये हुआ हमारा प्लेटेंट टाइप सुपर हीटर। उसके बाद आपको मिलते हैं सीलिंग सुपर हीटर्स कई जगह। सीलिंग सुपर हीटर्स या फिर साइड वॉल सुपर हीटर्स, ये बड़े काम के होते हैं। अगर जहां पर सीलिंग सुपर हीटर नहीं है और या फिर साइड वॉल सुपर हीटर नहीं है, आप वहां पर जाइए और जहां पर है वहां पर जाइए ऊपर, आपको डिफरेंस पता चलेगा। जहां पर सीलिंग सुपर हीटर नहीं होते हैं वहां तो आपको ज्यादा हीट पता चलता है, लगता है कि हाँ हीट ज्यादा आपको फील हो रहा है एज कम्पेयर टू जहां पर सीलिंग सुपर हीटर है। नाम से ही पता चल रहा है सीलिंग सुपर हीटर, यानी कि जो उसका सीलिंग है, जो बॉयलर का सीलिंग है, वहां पे हम सुपर हीटर्स के ट्यूब को बिछा देते हैं। तो वो क्या करता है कि जो भी हीट रेडिएशन के द्वारा या फिर जो भी हमारा थोड़ा सा हीट वहां से ऊपर से इवॉल्व होने वाला था, वो क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका लॉस जो होता है रेडिएटिव हीट लॉस, उसको बचा लेता है वो। तो ये क्या होता है कि हीट गेन काम करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर गेन तो नहीं करता है, लेकिन जो भी करता है हमें एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है उसमें। हमारे जो आगे के सुपर हीटर्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है, जिनके ट्यूब्स काफी महंगे होते हैं। अगर हम बात करें कि इन ट्यूब्स मटेरियल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि T11 T22 टाइप हम मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन जो सीलिंग टाइप सुपर हीटर्स या एलडी सुपर हीटर्स होते हैं उनके जो ट्यूब्स मटेरियल है वो कार्बन स्टील्स के होते हैं। तो उनमें आपको पता है कि हमारा इनका कॉस्ट जो है हमारे T11 T22 के कॉस्ट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे लो कार्बन स्टील के हैं। तो कार्बन स्टील काफी सस्ता है कंपेयर टू ये। तो हमारा अगर यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो रहा है T11 T22 का रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन स्टील, तो हमें काफी बेनिफिट होता है। और इनके जो लॉसेज होते हैं, हम बात करें कि इरोजन काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू सीलिंग जो अदर सुपर हीटर्स, क्योंकि ये क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं फ्लूगस के, लेकिन सीलिंग सुपर हीटर्स में ज्यादा हमारा कांटेक्ट नहीं आता है, तो वहां लॉसेज भी कम होते हैं, मतलब इरोजन के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारा एक तरह से एडिशनल बेनिफिट हो जाता है सीलिंग सुपर हीटर्स का। अगर हम बात करें तो ड्रम के बाद डायरेक्ट जो हमारा स्टीम फ्लो होता है, हमें पता है कि जो स्टीम ड्रम से निकलती है वो फुल सैचुरेटेड नहीं होती है, उसमें 1 से 2% तक मॉइस्चर होता है, यानी कि वो 98 to 99% तक सैचुरेटेड स्टीम होती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको सीलिंग सुपर हीटर भेजते हैं, और सीलिंग सुपर हीटर में से वो क्या होता है, वो टेम्परेचर जो भी 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर गेन किया तो वो सैचुरेटेड स्टीम में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास एलटी सुपर हीटर्स है तो एलटी सुपर हीटर में डालते हैं, नहीं तो जो भी सुपर हीटर्स है डिजाइन किया गया है बॉयलर द्वारा उसमें प्राइमरी सुपर हीटर में डालते हैं। उस प्राइमरी सुपर हीटर्स में फ्लो होता है और फिर वो सेकेंडरी सुपर हीटर में जाते हुए हीट गेन करते हुए, अगर उसे प्लेटिंग है तो फिर टर्सरी सुपर हीटर में जाते हुए फिर वो फाइनल में टेम्परेचर गेन करता है। इन सब के बीच में एक चीज और होता है कि सुपर हीटर्स का जो फ्लो होता है वो अरेंजमेंट्स भी होता है कि कहीं कहीं सुपर हीटर्स में मिक्स फ्लो करवाते हैं, क्योंकि पैरेलल फ्लो भी करते हैं और काउंटर फ्लो भी करते हैं। तो अभी पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो का बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन ऑफ मिक्सिंग से हमारा क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर गेन, डिसुपरिटींग, ये सब चीजें काफी कुछ हमारा इफेक्ट करती हैं। पैरेलल फ्लो क्या होगा, अगर हमारा फ्लू गैस का मूवमेंट इधर है और हमारा बात करें कि हमारा जो स्टीम का मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है,
यानी कुल मिलाकर के ऐसे आ रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, काउंटर फ्लो हो गया। ठीक है, और अगर पैरेलल फ्लो की बात करें तो फ्लूगस इधर है, और अगर स्टीम फ्लो इस डायरेक्शन में जाते हुए, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल फ्लो, और ये क्या हो गया, काउंटर फ्लो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काउंटर फ्लो में क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई हम काउंटर फ्लो ही रखें, फिर दिक्कत क्या है, पैरेलल फ्लो रखने की जरूरत क्या है। तो पैरेलल फ्लो रखना हमारी मजबूरी भी है। कैसे, अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या होता है, जैसे कि देख पा रहे हैं हम कि हमारा सीलिंग सुपरहीटर से आने के बाद हमारा जो कन्वेक्टिव सुपरहीटर में स्टीम फ्लो हुआ, वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि जो फ्लूगस का फ्लो है इधर है, और जो स्टीम का फ्लो है इधर है, यानी कि ये क्या है, काउंटर फ्लो है। ठीक है, तो काउंटर फ्लो का हमारा लॉस क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, अगर हम बात करें, यहाँ टेम्परेचर फ्लूगस का T1 और T2 है, फ्लूगस का टेम्परेचर, और स्टीम का टेम्परेचर है T1 और T2। तो आप देख रहे हैं कि T1 जो T2 है वो T1 से ज्यादा है, सेम यहाँ पर T2 T1 से ज्यादा है, यानी कि जो स्टीम टेम्परेचर है वो यहां पर ज्यादा है, और फ्लूगस टेम्परेचर भी यहां पर ज्यादा है। तो क्या होगा कि फ्लूगस का टेम्परेचर ज्यादा है और स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है। स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो क्या होता है कि हीट गेन नहीं कर पाता है ज्यादा से ज्यादा। तो क्या होगा भाई, हमने हायर टेम्परेचर का फ्लूगस दिया और वहां पर हीट एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर हमारा स्टीम का टेम्परेचर कम रहता तो क्या होता कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट गेन करता है, लेकिन अभी क्या है, स्टीम का टेम्परेचर पहले से ज्यादा है और ऊपर से फ्लूगस का टेम्परेचर भी ज्यादा है। दोनों हायर टेम्परेचर होने की वजह से चांसेस रहते हैं कि हाँ उसमें फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लॉन्ग टर्म फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए हम केवल काउंटर फ्लो नहीं रखते हैं, हम पैरेलल फ्लो को भी इंसर्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, काउंटर फ्लो किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेडिएटिव सुपरहीटर में ये फ्लो क्या हो रहा है, फ्लूगस के पैरेलल हो जाता है। फिर हम बात करें पैटर्न में तो पैरेलल होता है, और फिर यहाँ पर होने के बाद काउंटर फ्लो होता है। तो मिक्स टाइप होता है फ्लो। जो फ्लो डायरेक्शन जो होता है फ्लूगस का और स्टीम का, वो मिक्स टाइप होता है। हर बॉयलर में कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, ताकि हमारा जो रिजल्टेंट हीट गेन होगा, क्योंकि पैरेलल में हीट गेन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और काउंटर में क्या होता है कि हीट गेन तो ज्यादा होता है लेकिन फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हायर साइड जो होता है हीट गेन नहीं हो पाता है। दोनों हायर साइड रहते हैं, स्टीम का टेम्परेचर और फ्लूगस का टेम्परेचर, तो वहां पे हीट गेन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ट्यूब फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पैरेलल और काउंटर का मिक्स रख दी, हीट गेन मतलब फ्लूगस भी अपना हीट लॉस करता रहे और स्टीम में हीट गेन होता रहे। तो ये हमारा लगभग एक थ्रू आउट हुआ सुपरहीटर्स का। और भी बहुत सारे सुपरहीटर्स हैं, मतलब अगर हम बात करें कि हाँ एक होता है कि हाँ सेकेंडरी फायर सुपरहीटर या फिर एक्सटर्नल फायर सुपरहीटर, जहां पे हमको लगता है कि हाँ हमको और भी हायर टेम्परेचर देना है, प्रोसेस स्टीम को और भी टेम्परेचर हायर, तो वहां पे क्या करते हैं कि हम स्टीम निकालने के बाद उसको कहीं दूर पे फिर से फायरिंग करके फिर से उसमें डिग्री ऑफ सुपरहीट बढ़ाते हैं, तो वो अलग तरीके का होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने बॉयलर में, तो ये हमारे लगभग इतने टाइप के सुपरहीटर्स होते हैं जो ये हैं, ये काफी हैं। और इनके बारे में हम स्पेशली और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रेडिएंट और कन्वेक्टिव सुपरहीटर्स, जो अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके बिहेवियर के बारे में हम इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट डालते हैं ये, और इनका फ्लूगस के फ्लो लोड के हिसाब से कितना वेरिएशन आता है, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।